नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है विच इज क्रॉसिंग द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स एट t is equal to 0, moves in xy plane with a constant acceleration a, ठीक है, in the y direction if the equation of the motion is y is equal to bx square, then we have to find out component of velocity along y axis. क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पार्टिकल की एक्सेलरेशन दे रखी है a। स्टेटमेंट को समझिए। पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करता है जब टाइम की वैल्यू 0 है। पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग y एक्सिस, वो हमें क्वेश्चन में a दे रखी है और ये कहा गया है कि पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू bx स्क्वायर है। मैं इससे ये समझ सकता हूँ, ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस। मैं इस इक्वेशन को देख के ये समझ सकता हूँ। वो कैसे बेटा? मेरे पास y का फॉर्मूला जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए होता है हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है और इधर भी y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशंस रिजेंबल कर रही है। तो इट मींस दैट जो टर्म है हाफ जी बाय यू स्क्वायर, जो ये रोल प्ले कर रही है वो b प्ले कर रही है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू हाफ जी बाय यू स्क्वायर। बट बच्चों, इस केस में मुझे g नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो a दे रखा है, तो मैं इसे a के साथ रिप्लेस करूंगा। तो u स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी a बाय 2b, यानी कि बच्चों u की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ a by 2b. So you should get your required answer. ठीक है, साथ साथ लिखते चले जाया करो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमारे जो टाइम है ना वो तो अंडरस्टूड है। हाँ जी, एक बार क्या हुआ, मैं कहानी कई बच्चों को सुना रखी है। श्रुति को पता है पहले से। श्रुति कहाँ है? श्रुति आई नहीं आज। तो सुनो बेटा, बात सुनते को कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, ये बात है पुरानी, कम से कम 25 साल पुरानी। मेरे दोस्त की है, उसने सुनाई, उसकी लाइफ टाइम की यादगार है। ठीक है, रात को 11 बजे घर वापस आया, उसके मदर दरवाजे के ऊपर ही बैठे हुए खोल के, बिल्कुल फिल्मों वाला सीन है। ठीक है, और जैसे आया दरवाजा खुला है, जैसे अंदर आया चुपचाप जाने लगा, लाइट ऑन हुई। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मा लेट हो गया। एक घूम के आई। बेटा वो तो मुझे पता है तू लेट हो गया, ये बता लेट हुआ क्यों? फोन तो आ गया ठीक है, पर साइलेंट पे क्यों नहीं है? साइलेंट पे करो भाई। हाँ जी, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाय 2b। आप लिखने में टाइम ना लगाया करो, चाहे सोचने में या समझने में। ठीक है, डन। लिखाई गंदी आए कोई इश्यू नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, शानदार क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि हमने एक पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ा और बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। इस तरीके से फेंका, दो बार फेंका कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम है। और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम कब होती है? जब एक बार एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा हो। अब एक बार जब थीटा पे फेंका तो टाइम t1 था, 90 माइनस थीटा पे फेंका तो टाइम t2 था। हमें फाइंड आउट करना है t1, t2 एंड r के बीच में क्या रिलेशन है। फॉर दिस वी विल स्टार्ट विद t1, टाइम ऑफ लाइट, 2u, क्या था फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाय g। और t2 के लिए क्या था? 2u sin
90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा भाई, cos थीटा। ये बनेगा 2u cos थीटा बाय जी। अब क्वेश्चन में जितनी भी ऑप्शन दे रखी हैं उन सब में t1 t2 को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो अपने कौन सा पैसे लगते हैं हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर डाला तो लाइफ झींगा डाला, मल्टीप्लाई कर उत्तर वेले बैठ के कुछ नहीं बनना, समझाया करो रश्मिका इसको। अपॉन ये जी 2 बार आना था, सुधर जाओ तुम लोग यार, गलत करवाते हो मेरे को। ऐसे ही आएगा ना, सही है। अच्छा भाई साहब, ये हो गया साइन 2 थीटा, और ये वैल्यू बन गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू आर बाय जी, यानी कि t1 t2 का जो प्रोडक्ट है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। 3036 लो जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। किन लोगों का ये क्वेश्चन हो गया था, बढ़िया, जिनका हो गया तो उनको नोट नहीं करना, ठीक है, आपको उनसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, 36 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 36। A projectile is thrown in the upward direction making an angle 60 degree with the horizontal direction with initial velocity of 147 meter per second. Then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree. तो मन में प्रश्न क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी थी 147 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज 60 डिग्री, कितने टाइम पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इट विल मेक एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यही है। तो बेसिकली ये जो एंगल है बच्चों, ये वेलोसिटी वेक्टर का एंगल आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर ये क्लियर है तो बल्ले बल्ले हो गई है। ये होगा यू एक्स, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं, इसको तो माइकल लाल कोई चेंज कर ही नहीं सकता। वी वाई की वैल्यू कितनी थी बच्चों, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्या ये याद है? ओके, अगर एंगल 45 है, tan 45 प्यारे बच्चों 1 होता है, इसका मतलब Vx एंड Vy की वैल्यू इक्वल रहेगी। इक्वल कर डालो, करो और देखो आपका आंसर क्या बनता है। u sin theta minus gt is equal to u cos theta 147 sin 60 होता है √3/2। g को हम अपनी सुविधा के लिए 10 लिख लें, बट पता नहीं 9.8 लेकर ट्राई करते हैं। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि 147 में बड़ी अजीब सी वैल्यू दे रखी है, तो बस उसी चक्कर में मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो t की वैल्यू हो जाएगी 147/2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 9.8। ये सारी भारी भरकम कैलकुलेशन रहेंगी। तो ये हो गया 147 डिवाइडेड बाय 19.6 इंटू 0.732। चलो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें मुझे एक बात की और चिंता भी है। चिंता ये है बच्चों, एक्चुअली हमारे पास ऐसे 2 टाइम्स आ सकते हैं, ठीक है, बट हमारा आंसर टू आर गुड लक, हमारा आंसर तो माशाल्लाह मैच कर गया। बट मैं इस क्वेश्चन में एक पंगा डालता हूँ, आंसर मैच कर गया, मैं ये कहता हूँ भैया एक और टाइम आएगा जिस टाइम पे ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल 45 बनाएगा। जब ये वापिस जा रहा होगा, जब ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ कहीं पे भी ये एंगल 45 डिग्री हो सकता है। एग्री विद मी?
तो मैं अगर आपसे कहूं बच्चों, क्या आप उस टाइम को ढूंढ सकते हो? ये T2 टाइम ढूंढ सकते हो? ये तो T1 है, ये टाइम कैसे ढूंढोगे? चलिए, एक बच्चे ने आइडिया दिया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। बड़ी उम्दा प्रदर्शन कहा जाएगा। मतलब जिसने ये सोचा उसने कल के नोट्स रिवाइज किए हैं और उसने कल की बात को समझा है। 2u sin थीटा बाय जी माइनस T1 विच इज 5.49। बढ़िया। u की वैल्यू कितनी है? 147। साइन 60 होता है √3/2। ये 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो बच्चों, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3 रूट डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ गया 25.98 माइनस 5.49। कैलकुलेशन बच्चों चेक कर लेना, बट ये सही होगा। अप्रोक्सीमेटली 20.5 सेकेंड आएगा। तो दो टाइम आएंगे। यहाँ पर ये पार्टिकल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बनाएगा। ठीक है भाई, नोट करिए। और किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे शुरू करूंगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन था और जो थे फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 39, शाबाश, मोबाइल जेब में रखो। ए कोस्ट ground ship locates a pilot ship at a distance of 560 meter. It fires a cannonball with an initial speed of 82 meter per second. At what angle from the horizontal the ball should be fired so that it hits the pilot ship? Actually इस बच्चे को जो कंसर्न आया है वो है कैलकुलेशन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो सीधा था। फॉर्मूला क्या है भैया? एक गोला चलाना है जो कि 560 मीटर के डिस्टेंस पे जाके लगे और इनिशियल स्पीड आपको 82 मीटर पर सेकंड गिवन है। आपको थीटा ढूंढना है। अब परेशानी कहाँ पे आई? साइन 2 थीटा को कैलकुलेट करने में जी के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। तो जी तो हम अपनी मनमर्जी से 10 लेके कर सकते हैं, ट्राई कर लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास 560 है। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 560। उसके बाद बाकी वैल्यूज आप लोग खुद पुट कर सकते हो। हाँ जी, क्या आप लोग बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हो बच्चों? यू स्क्वायर कितना हो गया? 82 स्क्वायर। साइन 2 थीटा हमें ढूंढना है। जी की वैल्यू बच्चों 10 लेके कैलकुलेशन को ट्राई करते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5600 डिवाइडेड बाय 82 स्क्वायर। 82 स्क्वायर होता है मेरे पास 6724। अब समस्या ये है, जो आपका कंसर्न है बहुत जेन्युइन है कि सर हम लोग इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास कोई इसका बढ़िया आंसर नहीं है। मैं जो करवा सकता हूँ वो आपको मैं तुक्का मारना सिखा सकता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में सिखा सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इस वैल्यू को, ये 56 है, तो ये कितने कौन से टेबल पे कटता है? 7 एंड 8 पे। तो यहाँ पे बड़ा टफ है वैसे तो। चलो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 6700 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 56 बाय 67 हो गया। क्या आप इसे अप्रोक्सीमेटली इतना तो कर ही सकते हो, है ना? ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास बनेगा। ठीक है, ट्राई कर लेना। 7 के आसपास ही बनना चाहिए। ठीक है, इसको 7 से काट दूं? ये तो 67 है नीचे, ये वाला, ये नहीं नहीं नहीं, मैं इतना जानना नहीं चाहता। आप कह रहे हो पॉइंट 8 आ रहा है पक्का? 64 पे 6 देख लो, 8 आ रहा है, चलो ठीक है, 0.8 आ गया।
अब साइन 45 डिग्री कितना होता है? 0.7। साइन 53 होता है 0.8। तो 53 के आसपास हमारे पास वैल्यू बननी चाहिए। साइन 60 कितना होता है? रूट 0.866। तो मैं 0.866 से थोड़ी कम वैल्यू मान के चलूंगा। तो 53 के आसपास मेरे पास 54 आंसर है। तो अगर मैं तुक्का मारूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो 2 थीटा की वैल्यू 54 डिग्री आएगी। ठीक है, तो थीटा मेरे पास 27 डिग्री आ सकता है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू, एक और वैल्यू आ सकती है 90 माइनस 27, ये हो जाएगी 63 डिग्री। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में मैं ऑप्शन सी के लिए जाना चाहूंगा एंड ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 57, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके डाउट्स का, क्योंकि 57 तो मैंने दिया नहीं था। एंड 57 100% डाउट ही होगा आप लोगों का। ठीक है, ये मेरा भी हमेशा डाउट ही होता है, मुझे मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसमें ना जो ऑप्शंस है वो बड़ी खतरनाक दे रखी है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रेंज ऑफ ए राइफल बुलेट इज 1000 मीटर व्हेन थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो भैया एक थीटा डिग्री पे बुलेट फायर की गई एंड इसकी रेंज है 1000 मीटर। If the bullet is fired at the same angle from a car which is traveling at a speed of 36 km per hour, 36 km per hour का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उससे कोई कार चल रही है तो अब बताइए कि इस केस में रेंज कितनी बढ़ जाएगी। एक्चुअली जब कार में से गोली चलाई जाएगी तो जो गोली है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जितनी कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट को एक्स्ट्रा मिल जाएगी। मींस अगर मैं ये कहूं कि इसके पास ये वेलोसिटी u cos थीटा थी, ये कंपोनेंट क्या था? u sin थीटा। अब यहाँ पे u cos थीटा प्लस 10 हो जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। अगर ये पहले 1000 मीटर थी तो अब इसमें कुछ ना कुछ x अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखना कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन सेम, ये u sin थीटा रहा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में 10 यूनिट्स की वैल्यू ऐड हो गई। एम आई क्लियर? ओके, अब हम लोग दो बार हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में दो बार हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। पहले केस में क्या लिखोगे? u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। मैं साइन 2 थीटा नहीं लिख रहा, ठीक है, एम ही, जो होगा बाद में देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं मुकर जाऊंगा। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में हमारे पास बच्चों रेंज बढ़ गई है, r प्लस एक्स हो गई है। यहां पर क्या लिखूंगा बोलो? 2 इंटू यू कॉस थीटा प्लस 10 इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। क्या ये स्टेप क्लियर है? एक्चुअली बच्चों में कर क्या रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा रहा हूं 2u x u y बाय जी। तो क्योंकि ux बढ़ गई है तो ux वाले कंपोनेंट को बढ़ा के लिख देंगे। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहां पर इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि जो मेरा फाइनल आंसर है ना उसमें थीटा आ रहा है, मुझे थीटा तो चाहिए, तो मुझे थीटा की कोई चिंता नहीं है। आई विल कीप थीटा विद कैलकुलेशंस। मुझे u को एलिमिनेट करना है, तो मेरी आंखों में अगर कुछ चुभ रहा है वो है u। आंसर में tan थीटा भी आ रहा है, तो u को एलिमिनेट करना है और इन दो इक्वेशंस में से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये कितनी होगी, 1000 होगी। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो मुझे अभी करना नहीं आ रहा, तो जस्ट हिट एंड ट्रायल है, जो होगा देखा जाएगा, इंटू यू साइन थीटा बाय जी माइनस 1000। ये स्टेप क्लियर है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर ली। अच्छा आगे देखो बेटा, यहां पर मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा प्लस 10u साइन थीटा बाय जी। देखो बेटा, आपको ये स्टेप क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। इज इट फाइन विद यू? क्लियर है? ओके, ये वैल्यू क्या है आपकी, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 ही है? चेक करो, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 है? तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1000। अगर ये 1000 है तो मैं लिख सकता हूं 1000 प्लस 10u साइन थीटा बाय जी। जी को भी 10 पुट कर लेते हैं, आपने कौन सा पैसे लगते हैं, माइनस 10 माइनस 1000, यही आ रहा है भाई। तो ये कैलकुलेशन तो करके मेरे पास वैल्यू बन गई u साइन थीटा। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, पर गड़बड़ तो है, मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, नहीं 2 तो, हाँ 2 को तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना था, ये 20 आएगा, है ना, तो ये 20 आएगा, तो ये 20 आएगा, तो ये 2u साइन थीटा बन जाएगा। अभी तो ठीक है ना, ये दो वैल्यूज कट गए। मेरे दिमाग में एक और तरीका भी आ रहा है, उसको इसके बाद ट्राई करते हैं। यू गॉट वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है भाई यहां तक? ओके, अब मुझे आगे बताइए कि हम 2u साइन थीटा कैसे ढूंढ सकते हैं। मुझे सिर्फ u एलिमिनेट करना है, आंसर तो थीटा में तो आ ही रहा है। तो क्या आप लोग यहां से, क्या आप लोग यहां से u की वैल्यू पुट कर सकते हो? Put value of u here from equation number 1, you should get value of x। कोशिश करिए, x की वैल्यू ढूंढिए। ये मेरे पास कितना आएगा, 2 इंटू साइन थीटा, वैसे का वैसा u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी अंडर रूट ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करके भी आंसर मैच करना अभी भी डिफिकल्ट है, आंसर बड़ा अजीब सा दे रखा है, यहाँ पे कुछ चिंता लग रही है। निनाद हो गया? ओके, देखो बच्चों, कैलकुलेशन अपने अपने स्टाइल में करो, सबको अलग टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे, साइन थीटा को अंदर ले जाते हैं तो ये तो टेन थीटा बन ही जाएगा, है ना, तो 2 इंटू 100 बाहर आएगा, ये √2 आएगा, तो ये रूट में बचेगा टेन थीटा। चेक करो बच्चों, क्या आपका यहां तक मैच कर रहा है? चेक इट आउट, इज इट सेम? इतना करने के बाद भी क्या आप लोग आंसर तक पहुंच पाओगे? अभी भी खेल बाकी है, आंसर आ चुका है। तो यहां पर कई बच्चों ने, नॉन मेडिकल वालों ने बोला कि आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे एक 7 वाला फैक्टर आ रहा है, तो हमें समहाउ इस 7 वाले फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। क्या आप लोग कर पाओगे 7 वाले फैक्टर को इंट्रोड्यूस? क्या करोगे? देखो 1000 ऊपर आ रहा है ना, तो एक काम कर सकते हो कि 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है? तो मैं यहां पर जगह बना के लिख रहा हूं
येलो पेन से। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1000 बाय 10, √2 ऊपर है ना, तो √2 कितना होता है 1.4 रूट ऑफ tan थीटा। क्या अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो? क्या ये कन्वर्ट हो सकता है 7 में? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऊपर भी आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नीचे तो हमें 1000/7 चाहिए। ओके ओके ओके, 10/1.4 देखो, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 7 होता है? 10/1.4 देखो, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 7 होता है? या ना 14 7 से 98, तो चिपका डालो, आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में से एक था, कैलकुलेशंस काफी ज्यादा थी, बट आज अभी अभी मेरे दिमाग में एक और मेथड आया, आप इसे नोट डाउन करिए। हम दूसरे मेथड से भी इसे ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। जब नोट हो जाए तो एक बार बता देना। उम्मीद है कि सबका हो गया। यस, चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से अटेम्प्ट करते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि पहले केस में हमने बॉडी को फेंका u एंड थीटा के साथ, हॉरिजॉन्टल रेंज थी 1000 मीटर। दूसरे केस में हमने इनिशियल वेलोसिटी में 10 ऐड कर दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ बढ़ गई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज के बढ़ने के लिए कारण कौन होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज के बढ़ने की वजह क्या होगी? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो टाइम ऑफ लाइट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ लाइट शुड रिमेन सेम। तो टाइम ऑफ लाइट तो y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, x पे डिपेंड ही नहीं करता। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज देखनी हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या ये हो सकता है? ux इंटू इंटू टाइम ऑफ लाइट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ux। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम कितना लगा? t। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फॉर्मूला आराम से बनता है। ठीक है, अभी आप लोग बेशक नोट मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश वे में सोच के कर रहा हूं, तो हो सकता है मंजिल पे पहुंचे, हो सकता है ना। अगली बार मैंने लिखा r प्लस एक्स, यू एक्स प्लस 10 इंटू टाइम ऑफ लाइट, यही हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? r प्लस एक्स बाई आर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? t तो कट जाएगा, ये बनेगा यू एक्स प्लस 10 बाय यू एक्स। आर मेरे पास कितना है? 1000। 1000 प्लस एक्स बाय 1000 is equal to 1 plus 10 by ux। हाँ, दोनों साइड से 1 1 अलग कर सकते हैं, ये ऐसे बन गया 1 plus 10 by ux। ठीक हो गया, तो x by 1000 is equal to 10 by ux, यानी कि x की वैल्यू बन गई 10,000 by ux। ux है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ux की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी अभी भी। तो ux की वैल्यू ढूंढने के लिए भैया मैं फिर से वही सहारा लूंगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g इज इक्वल टू 1000। यहां से u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी होगी?
10,000 by 2 into sin थीटा cos थीटा अंडर रूट। यहाँ पे ux पुट मत करना, वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आंसर तो थीटा में आ ही रहा है, तो u को एलिमिनेट करना है। तो u को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस u को यहाँ पे पुट करोगे, मेरे ख्याल से आंसर अब भी बन जाएगा, क्योंकि हमारा कोई अननोन तो बचा नहीं है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। जो मेथड आपको याद रहे वो आपका दूसरा बेकार। ठीक है, क्वेश्चन को कम से कम एक बार आज घर पे बिना कॉपी खोले, बिना सॉल्यूशन देखे करके देखना है, तभी क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं तो मेरा ही रह जाएगा। ठीक है, क्या ये डन है बच्चों? चलें आगे। हाँ, जिसको नोट करना है फटाफट नोट कर लें, और मैं तब तक क्लास को आगे बढ़ाता हूं। इसके बाद हम लोग आज बच्चों शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। वी विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोग दो हिस्सों में पढ़ोगे, एक सिंपल सर्कुलर मोशन, एक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्ले। चले, सान्या हो गया बेटा? चलिए बच्चों, let us start with circular motion, motion in a play। लो जी, बहुत ही बेसिक बातों से, मजाक से शुरू करूंगा। सर्कुलर मोशन में सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ये मान के चलो कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो किसी गिवन टाइम में उसने सेंटर के ऊपर जितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे लो कि मान लो कि किसी टाइम t के ऊपर बॉडी वाज एट पॉइंट ए, तो ये हो गया इसका रेडियस r, ये हो गया सेंटर पॉइंट o। टाइम t प्लस डेल्टा t पर बॉडी पहुंच गई एट पॉइंट b, एंड इस दौरान जो लाइन, जो रेडियस था, वो ए लाइन थी, वो मूव कर गई बाय एंगल थीटा। सो दिस थीटा विल बी नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर जी? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी, चाहे आप डेल्टा थीटा लिख लो, डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी। ये सबसे आसान तरीका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने का, बट ये कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, जरूरी नहीं होता कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चले तो ही आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहोगे। ठीक है, हो सकता है पार्टिकल लहराता पर खाता हुआ चले, तब भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। उसके लिए सेंटर नाम की कोई जरूरी चीज नहीं चाहिए। आप कह सकते हो कि भैया ये है एक पॉइंट, यहाँ पे है हमारा ऑब्जर्वर भैया, जो कि इस एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये उसकी तिरछी निगाहें, जिससे कि वो पार्टिकल बच के नहीं जा सकता। पार्टिकल एक पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे पहुंच गया, कैसे पहुंचा? स्ट्रेट लाइन में गया, कर्व पाथ फॉलो किया, सर्कुलर पाथ फॉलो किया, मैटर नहीं करता, ऐसे पहुंच गया। मैंने तो देखा कि एक पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो मेरे लिए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा।
ठीक है भाई, इज इट फाइन? बाकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। देख कौन रहा है, क्या आपको पार्टिकल सर्कुलर पाथ में दिखाई दे रहा है या नहीं, कैसे होगा पता लगेगा। चलो मुझे बताओ कि अगर ये पोजीशन है, मैंने कुछ नहीं और दिया, आपको दिया कि ये पार्टिकल किसी टाइम पे इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा, पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर है? जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन लग रहा है आपको, है ना? अच्छा ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे होता, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर होता, अब आप क्या कहते हैं, पार्टिकल कैसे चलता है? तो हाँ जी, इंस्टेंटेनियसली आप देखोगे तो बच्चों का विचार है कि स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो मैं इस विचार की भी धज्जियां उड़ाऊंगा। देखो बात सही है, सुनो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ, ठीक है, इफ आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो ये बात सही है कि मुझे ये स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देगा, यानी कि ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। चलिए ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, O2 पोजीशन पे है, तो अब उसे ये दिखाई देगा कि भैया वो तो 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि उसे तो ये दिखाई देगा कि ये रेडियस है और ये इस तरफ जा रहा है, तो उसे तो अभी ये क्या दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन में, उस इंस्टेंट पे ऐसा लगेगा कि वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे ले लेता हूँ O3, तो ये एंगल ना तो एग्जैक्टली 0 डिग्री बनेगा ना 90 डिग्री, तो उसे लगेगा कि शायद कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेता हूं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ठीक है, ये कंपोनेंट v1 है, सिर्फ समझना बेटा, इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है, ये v2 है। v1 का कंपोनेंट देख के उसे लगेगा कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, v2 को देख के उसे लगेगा सर्कुलर में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रेट लाइन थोड़ा सर्कुलर यानी कि कर्व पाथ फॉलो करता हुआ लगेगा। ठीक है, तो ideally speaking it depends upon observer, but strictly as per as this chapter is concerned, we can say that कि हम सर्कुलर मोशन में ही पार्टिकल को घुमाएंगे, हम पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ विद सेंटर O and radius R। ठीक है, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विचार आया है वेक्टर है, बट ये विचार शुद्ध नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। अगर तो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है, then it is taken as vector, and if it is theta, then it is taken as scalar। यानी कि अगर तो डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है, ये स्केलर है, अगर ये वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है, then it is taken as वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंसेप्ट है। अब ये पंखा क्यों है, पंखा ये है, गई बेटा तो गई, नींद आ रही है नहीं, d theta 1 plus d theta 2 is equal to d theta 2 plus d theta 1। ये कौन सा लॉ है बच्चों? दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल या इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी। रुक जाओ, ठीक है, जो आपका कंसर्न है मैं ऑटोमेटिकली कवर कर दूंगा। अब
जब एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर डाल दूं तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब बच्चों के मन में जो विचार आ रहा है, सर इतना कितना, सर 30 प्लस 60 भी 90 होता है और 60 प्लस 30 भी 90 होता है। आ केड़ी गल्लां करी जांदे हो सर, सानू कमला बनाई जांदे हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक्चुअली ये जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो ना, यू आर ऑब्जर्विंग इट इन अ प्लेन। बट जब मैं स्पेस में बात करूंगा तो ये कंसर्न आएंगे। स्पेस में थोड़ा सा ना समझना और समझाना मुश्किल होता है। इट्स गुड आइडिया कि याद रख लो, बट फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर सकता हूं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके चलूंगा। ठीक है, आपको मेरी हेल्प करनी है, बताना है कि मैं किस एक्सिस के बहु से घुमा रहा हूँ। राइट नाउ यू आर लुकिंग एट दिस फेस जिसके ऊपर स्टेम लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेम की एस ऊपर की तरफ है, एम नीचे की तरफ है। राइट, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। अब मैं इसको पहले अपनी इस एक्सिस के अबाउट, ये दोनों आर्म्स को मैंने एक्सिस बना लिया, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं एट 90 डिग्री। घूम गया। अब ये ऐसे घूम गया, उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं। अगर इसके अबाउट घुमाऊंगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, यही बन जाएगा, यही हुआ ना, ऐसे घूम गया। आपको क्या दिखाई दिया, ये एक पतली सी स्ट्रिप दिखाई दी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, वापस चलते हैं, पुरानी पोजीशन पे आ गए। राइट, अब पहले मैं इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा दूं 90 डिग्री पे, घूम गया। उसके बाद मैंने कैसे घुमाया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये है मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यही होगी ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितने पे घुमाया था, 90 पे। 90 पे ये 90 पे ऐसे घूम गया। क्या आपकी साइड में कुछ दूसरी फेस आ गया, सेम फेस तो नहीं आया ना। यानी कि अगर मैंने थीटा 1 थीटा 2 को उल्टा किया तो आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है। अगर स्मॉल है तो ये फॉलो कर लेता है, तो बात सही है। अब बोलिए केशव, मन की बात। हाँ जी, नहीं उसमें इशू नहीं आता, उसमें इशू नहीं आता जब हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेते हैं। देखो डायरेक्शन को समझते हैं पहले तो। ठीक है, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उस केस में डायरेक्शन इज फाइंड या कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, ये इस तरफ घूम रहा है पार्टिकल, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हाँ जी, हाँ जी कह रहे हैं, हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने राइट हैंड की मुट्ठी को बंद कीजिए। ठीक है, जिस तरफ हमने घुमाया उसी तरफ अपने राइट हैंड की मुट्ठी को बंद कीजिए। थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब अगर हम उल्टी तरफ घुमाते हैं इसको, यानी कि अगर हमारे पास सिचुएशन ये है, तो अब अपने हाथ की मुट्ठी को, राइट हैंड को बंद करिए, क्या ये आएगा इनवर्ड, यस। इनकी दो ही ऑप्शंस हैं बेचारे के पास, या आउटवर्ड या इनवर्ड। ये एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। इस तरह के वेक्टर्स को बच्चों हम लोग, ठीक हो गया, एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। जो वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं दैट आर नॉन एज एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सियल वेक्टर होगा। क्लियर, क्या ये सबने नोट कर लिया, बढ़िया। देखो एक ना कॉमन कंसर्न रहता है ड्रॉपर बैच का, और बड़ा बुरा तरीका होता है अपनी पढ़ाई को खराब करने का। स्टूडेंट स्टार्ट्स रीडिंग होल बुक, कुछ नहीं जरूरत है, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो। अगर रिक्वायर्ड है तो ऊपर ऊपर से 5-10 मिनट में जितना आज पढ़ाया है उतना बुक में से देख लो। ठीक है, 2 घंटे 1 घंटा थ्योरी पढ़ने पे नहीं लगाने। हमारा काम ही यहाँ पे
आपकी थ्योरी को कवर करना जितना कि रिक्वायर्ड है, अज्यूमिंग कुछ आपको आता है ऑफ कोर्स, प्लस वो क्वेश्चंस जो कॉमन है या जिनमें कॉमन डाउट्स आते हैं, ठीक है, टाइप्स को कवर करना होता है। लीजिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट डाउन एंगुलर वेलोसिटी? या चलो सब लोग फटाफट बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एक्चुअली आप बेहतर है कि इसे कह सकते हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें भी वही पंगा रहता है। पंगा क्या है कि अगर एंगल लार्ज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है, तो डेल्टा थीटा क्या होगा? स्केलर। तो ओमेगा भी स्केलर हो जाएगा। राइट विद राइट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं, सॉरी, डी ओमेगा नहीं लिखना था, डी थीटा बाय डी टी लिखना था। दिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर है? इसके यूनिट्स क्या आएंगे? एंगल के रेडियन और टाइम के सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t माइनस 1। अगर कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, अगर रिक्वायर्ड हो, तो आप एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हो। If required, you may assume angular velocity as a vector quantity. क्या आप लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हो? देखो बच्चों, बात को समझो। बात सिर्फ इतनी सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन चाहिए। अगर अर्थ के एक रोटेशन की बात करें अबाउट ऑन एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट, तो कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई। और एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगेगा टाइम पीरियड के बराबर, यानी कि 24 आवर्स। ठीक है भाई? तो ये फॉर्मूला बढ़िया से फिट बैठेगा। मेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, एंड दिस इज परफेक्टली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं हो रही, दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप बढ़िया से 2 पाई बाय टी जब चाहो अप्लाई कर सकते हो। और 2 पाई बाय टी को आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू न्यू आल्सो। ठीक है बच्चों? तो क्या आप लोग अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ जी, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी 24 आवर्स। 24 आवर्स आपको याद रखना है 86400। ये पाई बाय बन गया 43200। ये वैल्यू मेरे ख्याल से 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 होती है। मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक दिस। मुझे थोड़ा डाउट भी आ रहा है। 3.14 डिवाइडेड बाय 43200, नहीं गलत है, 7.3 होती है। मैं किसी और चीज के साथ मिक्स कर रहा हूँ इसे। 7.3 होती है। 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। आज इसको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, उसमें अगर आप याद रख लो तो बढ़िया होगा। मैं इसको याद रखने का मतलब अप्रोक्सीमेट तरीका बताता हूँ। 7.35, ठीक है, 7 का हाफ 70 का हाफ 35 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.35 लिख लो, 7.3 लिख लो, अकेला 7 याद रख लो। मतलब कि अगर ऑप्शन देख के मन ढूंढ सके आपका, ठीक है, चारों ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सको। लो जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्रोजेक्ट थोड़ा ऊपर को है ना, हेडिंग हट कट जाता है, दिखता कम है। Relation between linear velocity and angular velocity. Anyone? V is equal to R omega. ठीक है, अगर ये रेडियस R है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे V होगी,
वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसे देखोगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी हमें डिस्कशन करनी है। अच्छा भाई, क्या इस वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या पक्का से चेंज होगी? पक्का से चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन 100% हर पल चेंज हो रही है, इसलिए एक सर्कल में हर पल पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, मोशन कैन नॉट बी यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये है इसकी स्केलर फॉर्म, ये सबको याद है। इसकी अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर, ये याद रखना जरूरी है। ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी वेक्टर। मैं इंटेंशनली एक फॉर्मूला यहाँ पे साथ में और लिखवा रहा हूँ, अभी आगे भी डिस्कस करूंगा। A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, मैं याद रखने का जुगाड़ बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला याद है? आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी। देखो बच्चों, जो मुझे यहाँ पे एक साथ लिखना, हालांकि मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, बट एक साथ लिखने का पर्पस ये है कि देखो कहाँ पे आर राइट साइड में आ रहा है, कहाँ पे आर लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखना कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सर्कुलर मोशन, v एंड a की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो r आएगा राइट में। जब हम टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम ढूंढ रहे हैं तो r आएगा लेफ्ट में। ठीक है, ओमेगा क्रॉस r। बोला नहीं किसी ने यार? v इज इक्वल टू, बोला करो, बोलने से याद होता है। वैसे तो ऐड आती है बोलने से, गूगल की क्या ऐड आती है? सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तकिया कलम, बोलने से याद होता है। ठीक है, चलिए, डिस्कशन इन वेक्टर फॉर्म। हमने v को लिखा, क्या लिखा? वेक्टर फॉर्म लिखा, ओमेगा क्रॉस आर। हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ओमेगा से आर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा किस तरफ आएगा? पहले ओमेगा विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आर वेक्टर कहां से लिया जाता है? आर वेक्टर इज टेकन फ्रॉम center of circle to the position of particle, to the position of particle। ठीक है भाई लोगों, तो अगर पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पे है, तो ये मेरे पास आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारे पास, थोड़ा मैं रुकूं क्या, है ना? आप लोग डायग्राम बना रहे हो, मैं फायदा उठा जाता हूं, मेरे पास पहले से बनी होती है। हाँ जी, इतना करिए, आप लोग खुद करिए एंड राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखिए कि वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ आ रहा है, थंब की डायरेक्शन आपकी किस तरफ आ रही है। ट्राई राइट हैंड थंब रूल। ये मुश्किल होगा, ऐसे नहीं आएगा। पंगा क्या है? पंगा ये है कि 3 डायमेंशन डायग्राम है, ओमेगा है ऊपर की तरफ और आर है इधर। ये मैं बिल्कुल सही बना रहा हूं। अब आपको इमेजिन करना है कि अपना राइट हैंड कहां से शुरू करना है? कहां से शुरू करना है? ओमेगा से। राइट हैंड ओमेगा से शुरू करिए और आर की तरफ बंद करिए। ठीक है, मेरे को एक प्लेन मान लीजिए, इस प्लेन में, हाँ ऐसे कुछ गलत, सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ भी लग रही है, गलत है, ऐसे आएगा। देखो यहां से शुरू करना है, ठीक है ना, यही है ना ओमेगा, पहले यही आ रहा है, इधर से शुरू करना है। आपको पता नहीं थंब कैसे जाता है, बड़ा गंदे तरीके से। ये ओमेगा से आर की तरफ, आर यही था, ओमेगा से आर की तरफ, थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर को। आपका किस तरफ जा रहा था?
थंब शुड बी इनवर्ट, ऐसे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो 3 डायमेंशन में बढ़िया तो नहीं बना पाऊंगा, बट यू कैन हैव ए फील, एक मिनट, यू कैन हैव ए फील कि ये यहां से इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, समझ आया कि नहीं? आ गया, ठीक है, कंफर्म। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो एक कॉपी दो। ये है हमारे पास वो प्लेन जिसमें पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। अब जो ओमेगा है किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। अब अपना हाथ, अपनी कॉपी भी रख लीजिए, ऐसे ही हाथ में रखिए। फीलिंग ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ये सब आती हैं, सारी दिहाड़ियों में बट दे जाता है। हाँ जी, तो ये रहा है, ओमेगा इस तरफ है, ऊपर की तरफ। अब मुट्ठी को बंद करिए आर की तरफ, ठीक है, इस प्लेन में। क्या थंब इधर जा रहा है अंदर को, है ना? पक्का? इनका ओ यार, ओए ओ क्या है ये, अंगूठा ऐसे रख। हाँ, इसको नहीं हिलाना। हाँ, अब इसको ऐसे बंद करना है। अब सही हुआ है, दिस इज करेक्ट, है ना? अब का सबका सही है ना? बेटर। तो डन है बच्चों? हाँ, पहले गलत था ना? हाँ, घुमाओ फिर, उसमें क्या है। अच्छा, चले आगे। What is the angular velocity of a second hand and a minute hand of a clock? टिक 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 घड़ी। आपको ओमेगा ढूंढना है सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड का। ओमेगा का कौन कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है 2 पाई बाई टी, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही पढ़े। यहाँ पे 2 पाई न्यू, यहाँ पे आप 2 पाई बाई टी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मिनट रुको यार, मैंने गड़बड़ की है, मैंने आपको ये बताया ही नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आप लोग हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग है कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, both in magnitude and direction, it will not change। जैसे अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, अर्थ का सन के अबाउट घूमना, घड़ी में सभी हैंड्स, मिनट, सेकंड, आवर हैंड, सभी के लिए जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सभी में ओमेगा कांस्टेंट रहता है। जब आप साइकिल चलाते हो तो उसमें टायर का ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहता, कभी स्पीड बढ़ाते हो कभी कम करते हो। एग्री? बढ़िया। अब ढूंढिए दोनों के लिए, कैलकुलेशन करिए, हाथ क्रॉस मत रखिए, हाथ एक हाथ में पेन और दिमाग दोनों एक साथ एक्टिव। सेकंड हैंड में कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है सेकंड हैंड? प्रताप जी, उनका प्रताप जी है ना हमें। अच्छा, अब ठीक है, मिनट हैंड कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? दोबारा से एक मौका और, 1 घंटा, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे मजे ले रहा था। नहीं नहीं, कभी कभी करना पड़ता है। सिर्फ मैं नहीं देख रहा था, स्ट्रेस में आंसर सही दे पाते हो कि नहीं। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं? हाँ जी, यस। चले आगे बच्चों, कुछ शक लग रहा है। हाँ, इतना क्या सोचना है यार। अब पता क्या होता है, खुद ट्राई करो। ज्यादा हो गया यार। आप आपने ऐसे किया था? हाँ वो ठीक है, मुट्ठी तो वैसे ही बंद हुई है ना, पर आपका थंब सही नहीं आ रहा था पहले, मुझे कोई फील नहीं आई थी। आप इसको उसको ऐसे चिपका रहे थे साथ में।
चलिए, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग n revolutions per minute. n revolutions per minute शुद्ध टाइम पास क्वेश्चन है। सिर्फ वो गलतियां, इसमें यूनिट कन्वर्शन करनी है और कुछ नहीं है। ओए बोलो, अपना अपना दिमाग, अपना अपना। n revolutions per minute, एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो ये हो गया n/60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। आपको ओमेगा लिखना है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। आंसर एंड तक लिखो इन यूनिट्स, यूनिट्स भी सही लिखो। क्या आंसर बना? बोलो बच्चे। मिनट था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई कंसर्न है, गरीब बंदा वेले ही खड़ा है। ओ वो किसी से भी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं इसको बाद में ठीक करवाऊंगा आज, ठीक है। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाइट व्हील मेकिंग n revolutions per minute, ऐसे तो पढ़ा जा रहा है। चलें आगे, नहीं दिख रहा दूर से? हाँ वो तो ऊपर तो आएगा, पढ़ा जा रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन करिए। नहीं पढ़ा जा रहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ यहीं से। A particle revolving in a circular path completes first 1/3 of circumference in 2 seconds. ठीक है, पढ़ के देखो। A particle revolving in circular path completes first 1/3 of circumference in 2 seconds, while next 1/3 in 1 second. Calculate average. एक मिनट, लो इन्हीं को गल से। हाँ जी। बेटा, ओ बेटा, कुछ लिखा कर, कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे किया तुमने? देखो भाई, ये बंदा जो है, ये बंदा है बहक गया। ये सोचता है कि फिजिक्स ऐसे ही एम ही है, ऐदा ही कुछ नहीं है। वो पुत्र नहीं, कंट्रोल कर। उसने लिखा है 1/3 ऑफ द सरकमफ्रेंस। फिर बेटा इमोशनल हो गया ना। 1/3 ऑफ द सरकमफ्रेंस का मतलब कितना एंगल हुआ? 2π/3। मेडिकल वालों, है ना, टोटल होता है 2π, उसका 1/3 कर दो। 2π/3 एंगल उसने कवर किया इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, एंड देन उसने अगला 1/3 कवर किया इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। आपको एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो भाई क्या आंसर बनेगा। अब कहीं मच बेटर आंसर, इट शुड बी 4π/3 अपॉन 3, यानी कि 4π/9 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स रेडियन है, रेड। नेवर राइट इन डिग्री। 120 डिग्री लिख के सॉल्व नहीं करना, कभी नहीं। नेवर नेवर नेवर। ठीक है भाई, चलिए आगे। सौरभ, ओ जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो इसको नोट करो। क्या हम ये डिस्कस कर चुके हैं बीच बीच में? बोलो बच्चों। सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? ओमेगा। और क्या कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? और क्या कांस्टेंट रहता है? टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड, स्पीड, मैं पूरा जोर लगा दिया, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहेगी या नहीं?
स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। देखो बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर तो बच्चों कांस्टेंट है ही है जैस्मीन, ओमेगा हमने कांस्टेंट कर दिया है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी बट वेलोसिटी नहीं होगी। कईयों के मन में वेलोसिटी आ रहा है, सर पता नहीं क्यों बोली करते हैं। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा क्रॉस आर। वेलोसिटी विल नॉट, हाँ जी, ओए होए, velocity will not remain constant because direction will change every moment. हर पल पे डायरेक्शन की वैल्यू चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर कौन रहा है, टेंजेंशियल है, चक्के लगन चोर। अरे रुक जाओ कंट्रोल करो ब्रावो। सुनो बेटा, ये है वेलोसिटी। सुनो, इसके रिगार्डिंग ना मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर क्लास, मस्ट वॉच। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे हमारे पास ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। एग्री विद मी? डायरेक्शन को चेंज कौन करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगी एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, हम लोग ना चीजों को रट्टे मार लेते हैं, टेंजेंशियल बोल दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप ना चीजों की फील लो। देखो ध्यान से एक बार देखना जरा इधर, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, अगर मुझे इसकी स्पीड को चेंज करना है तो या तो मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। यानी कि जहां तो मैं इसको इधर को धक्का मारूंगा, सेम डायरेक्शन में धक्का मारूंगा तो स्पीड, अगर पीछे को खींचूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे इसकी स्पीड को चेंज करना है तो एक्सेलरेशन शुड बी ईदर अलोंग द मोशन और अपोजिट टू मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन दूंगा तो मैं स्पीड चेंज नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अब कई बच्चों के मन में आएगा, चंचल बच्चे हैं, शरारती स्वभाव के, वो कहेंगे ना सर आप तो ना सीधी मारेंगे ना 90 ते मारेंगे, आप टेढ़ी मारेंगे धक्का, आप इधर रहिए शुरू तो बचपन तो इस तरह से धक्का मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आपको फिजिक्स आपकी हर टेढ़े काम का इलाज ढूंढ लेगी। आपकी इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा, मैं इसे ए पैरेलल लिख देता हूं। ये कंपोनेंट क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, और जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, ये इसका इस चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं, ये तो जनरल सी डिस्कशन है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इट विल चेंज डायरेक्शन एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है इट विल change its magnitude या change speed. It may increase or may decrease depending upon direction of acceleration. Is it correct? क्या यहां तक नोट हो गया? चलिए आगे बच्चों, लो जी, cause of uniform circular motion बोलो भाई। What is cause of uniform circular motion? हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन चाहिए, और इस एक्सेलरेशन को ही कॉज या फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी,
that is known as centripetal force. अच्छा, अब कुछ बातों को ध्यान से सुनना फिर आंसर करना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म है तो मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने वेक्टर नहीं डाला, स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, क्लियर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, फाइन। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या ये एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है। हाँ जी, एक जवाब आया कांस्टेंट है, और कोशिश में ये कहा गया, जस्टिफिकेशन में ये कहा गया कि v स्क्वायर बाय आर है फॉर्मूला, सबको पता है भाई, और v सेम है आर सेम है तो कांस्टेंट लग रहा है। यहाँ दूसरा फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा भी सेम है आर भी सेम है, सेम ही लग रहा है। ये तीसरा फॉर्मूला होता है v इंटू ओमेगा, तो v भी सेम है ओमेगा भी सेम है तो कांस्टेंट ही लग रहा है, बट ये गलत है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। बेशक इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स सेंटर, बट लुक एट द डिफरेंट पोजीशंस, क्या हर पल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको चेंज होती हुई महसूस हो रही है? यस। तो इसका मतलब कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, magnitude is constant, but vector is not constant because direction keep on changing, because direction keep on changing, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। तो नोट करो इसे। जीवजोत, आपके मन में कुछ शंका है? बोलो बच्चे, पूछ लो, पूछने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बोलो। बेटा मेरा पता क्या प्रॉब्लम है कि अगर तो कोई बातें करता है मुझे तुरंत सुनता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मुझको बड़ी मुश्किल से सुनता है, ठीक है, तो थोड़ा ऊंचा बोलो। ओके, हाँ इतना वॉल्यूम, यही प्रॉब्लम सॉल्व के साथ है। हाँ भाई चलें आगे, श्योर। यहाँ पे एक एंड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिंक एंड ट्राई टू आंसर। सोच लिया? क्या चेंज? वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ओके। आप चिंगम खा लो, बाद में सुनूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं। हाँ हर्षवर्धन आप बोलो। स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, ओके गुड। देखो भाई सबका अपना अपना आंसर है और सभी सही थे, ठीक है, इसमें किसी को भी मैं गलत नहीं कह सकता। और अगर एक सिंगल लाइन में इसको समराइज करना हो, तो मैं जो अभी लिख रहा था उसके साथ लिंक करना हो, तो हमारे केस में क्या था, हमने जितना भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा हमने कहा ज्यादा दूर चीज को फेंका नहीं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट्स। तो इस केस में क्या है, हमने एज्यूम किया था कि जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यही कहा था। जबकि ये तो क्लियर है कि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं है, इसकी तो डायरेक्शन लगातार चेंज होनी चाहिए अगर सर्कुलर मोशन है तो ये जी की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ
काला है, इसके सर्कुलर मोशन होने के चांसेस कम है। जो हर्षवर्धन आपने कहा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हमारी अभी तक की डिस्कशन के लिए आपकी बात सही है, पर उसको थोड़ा सा अब आगे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे बच्चों, अगर हो गया हो तो। गाबा जी आप बोलते नहीं हो, घर में भी, घर में चुप नहीं करते, घर वाले कहते हैं चुप कर मेरी माँ, ऐसा तो नहीं। अच्छा, चले आगे ना। लो जी बच्चों, तो जो हमारी डिस्कशन पेंडिंग है, अगला पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग होगा कि जब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यानी कि अब अल्फा प्रेजेंट है। अल्फा को क्या कहते हो? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल की ओमेगा की वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप इसे एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स बच्चों क्या बनेंगे? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? एम नॉट एल नॉट टी माइनस टू। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, ओमेगा के डायमेंशनल फार्मूला को टी के साथ डिवाइड कर दिया, और क्या किया? अमाउंट, यही किया बस। ठीक है भाई, इसके बाद अब ये अल्फा रिप्रेजेंट क्या करता है और इसकी डायरेक्शन क्या, फीलिंग वाली बात जो है। अल्फा बता रहा है भैया स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, बचपन की यादों में। 4 इयर्स के थे जब आप, 3-4 इयर्स के थे तब का इमेजिन करो। घर वालों ने एक नया साइकिल लेके दिया था आपके बर्थडे पे, काफियों को बर्थडे पे साइकिल मिला होगा। और साइकिल मिला, साइकिल चलाना आता नहीं था, आपने स्टैंड लगाया और उसके टायर को पीछे से घुमाना शुरू कर दिया। किन लोगों ने ऐसा किया है? मुझे याद है कि मैंने किया है, सभी ने किया होगा, ऑफ कोर्स सबने किया होगा। यस, बस हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं, उसी इमेजिनेशन को दिमाग में ले आओ और सोचो कि आप टायर की स्पीड को बढ़ा लो। ठीक है, टायर नीचे को, ऐसे ही नीचे को बढ़ाना आसान होता है, आप नीचे को हाथ मारते हो तो टायर की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो उस केस में आप उसी डायरेक्शन में धक्का मार रहे हो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। ठीक है, तो इस केस में आप स्पीड अप कर रहे हो, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। तो उस केस में ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन सेम डायरेक्शन, आप स्पीड को बढ़ा रहे हो। एग्री विथ मी? कंफर्म है ना? तो ओमेगा क्या था? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमने ऐसे देखी थी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, यही था। अब अगर आप स्पीड अप कर रहे हो तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा। फिर याद करो, जब आपके साइकिल की स्पीड काफी बढ़ गई ना, तो आपके घर में से पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई आए, उनको ये चिंता हुई कि अभी इसका हाथ ना बीच में आ जाए, तो उन्होंने साइकिल के टायर को रोकने की कोशिश की। ठीक है, दो तरीकों से रोकते हैं जनरली पेरेंट्स। एक तो पहले आपको पीछे करेंगे, फिर ब्रेक लगा देंगे। दूसरा होता है कि आपके साथ खुद अपना हाथ लगा के उसको, टायर के साथ हाथ लगा देते हैं, थोड़ा उसको रब करते हैं और स्लो डाउन करते हैं। कैसे हुआ था आप लोग सोच लो। क्या, कोई आया ही नहीं? चप्पल ये तीसरा तरीका है। पर ये चप्पल पता कब उठ के आती है? जब आप अबव 5 इयर्स हो, बिलो 5 इयर्स चप्पल नहीं आएगी, ये भी गारंटेड है। हाँ हाँ ठीक है, पर जो जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे इन तीनों में से एक ऑप्शन होगी। ठीक है, चलिए, अब चलो आपको बात समझ में आ गई यार। अब हम बात कर रहे हैं कि अब आप अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हो, यानी कि आप उसको स्लो डाउन कर रहे हो। स्लो डाउन कर रहे हो तो ओमेगा से अपोजिट काम कर रहे हो, तब ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ओमेगा ऊपर है, ओमेगा तो हमने सीख लिया राइट हैंड थंब रूल के साथ,
तो अल्फा उससे अपोजिट हो जाएगा। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड हो जाएगा। ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन अगर स्लो डाउन हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम है। अगर स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कंफर्म है? बढ़िया। चलिए, तो अब हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड acceleration, tangential acceleration. Tangential acceleration is written as n1 alpha cross r. It is written as alpha cross r. क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी किस तरफ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो बेटा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये एक लीनियर क्वांटिटी है ना? तो अब मैं लीनियर क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाऊंगा। आप ये ले रहे हो कि बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो वेलोसिटी इसी तरफ होगी। देखना भाई सब लोग, क्या वेलोसिटी इसी तरफ होगी? अगर आप स्पीड अप कर रहे हो, इफ यू आर स्पीडिंग योर ऑब्जेक्ट, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। कन्फर्म? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो होनी ही होनी है, उसको तो हम हटा ही नहीं सकते अगर सर्कुलर मोशन में घुमाना है। यानी कि अभी इस बॉडी के पास दो एक्सेलरेशंस एक साथ आएंगी, एक सेंटीपिटल और दूसरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, राइट? अब क्योंकि हम स्पीड अप कर रहे थे तो v एंड at वर इन सेम डायरेक्शन। अगर आप स्लो डाउन कर रहे हो, इफ यू आर स्लो डाउन, ये दिखाई नहीं देगा ना, अगर आप ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर रहे हो, चल जाएगा काम ना, तो इस केस में ये डायरेक्शन आपके पास आएगी। ये कौन सी होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के अलाउंग होगी या वेलोसिटी के अपोजिट होगी। इसको इस तरह से समझो रश्मिका कि हमने जो अभी ये सिचुएशन डिस्कस की है, मैंने यही कहा था कि या तो आप स्पीड को बढ़ाओगे या स्पीड को कम करोगे। अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी, स्पीड को कम करोगे तो एक्सेलरेशन उससे अपोजिट होगी। एग्जैक्टली सेम डिस्कशन है। ओके, अब बताओ कि इस बॉडी के पास कुल मिला के नेट एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? दो एक्सेलरेशंस हैं, एक सेंटीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो नेट बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आप लोग क्या लगाओगे? यू विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एसी वेक्टर है, ये एटी वेक्टर है, और रिजल्टेंट ढूंढने के लिए बच्चों आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी। दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? ओके, इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी लिखोगे? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC का फॉर्मूला आपको याद है, V स्क्वायर बाय R, या कितना था? AC का फॉर्मूला बोलो, V स्क्वायर बाय R या ओमेगा स्क्वायर इंटू R, यही था, या तीसरा था V इंटू ओमेगा। तो हम जनरली पहले दो यूज करते हैं। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R होल स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाय dt होल स्क्वायर। ये लिखो, ये मैंने अभी तक बोला नहीं था, इट इज dv बाय dt। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। दिस इज dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं डाला हुआ, ठीक है, कि कितनी रेट से स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो dv बाय dt जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन बचेगी? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बचेगी। क्लियर है बच्चों? क्या हम आगे बढ़े? क्या सबका नोट हो गया?
बढ़िया। लो जी, अब हमने जो जो टर्म्स पढ़ ली हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करेंगे। हमने सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी एक्सेलरेशंस पढ़ी हैं? हमने पढ़ी है कुल मिला के, अगर मैं हर टुकड़े की बात करूं तो 4 तरह की एक्सेलरेशन। एक तो है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, ये कौन सी थी? एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसके लिए आपकी डायरेक्शन कौन सी थी? अलोंग एक्सिस, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। ये हो सकती है अलोंग और अपोजिट टू ओमेगा, ओमेगा वेक्टर के अपोजिट या उसके अलोंग हो सकती है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी, अगर स्पीड कम हो रही है तो ओमेगा एंड अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। इसके लिए फॉर्मूला क्या पड़ा है? अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा है? बोलो जरा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, और एक फॉर्मूला पड़ा है ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। यही हो गया, बढ़िया। व्हाट अबाउट अनदर एक्सेलरेशन? बाकी एक एक्सेलरेशन पढ़ी है हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना गुजारा नहीं है, कोई भी बॉडी बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकती। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, और इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, ठीक है, चाहे टुवर्ड्स सेंटर बट स्टिल वी विल से डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। और एक्सेलरेशन कौन सी पड़ी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, राइट। यही है ना बच्चों? ओके, एंड जो फोर्थ थी इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको हमने क्या कहा था? नेट एक्सेलरेशन ए। ये आप लोग लिख चुके हो, इसे आप लिख सकते हो ए सी आई कैप प्लस ए टी जे कैप, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। वो आप वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये नेगेटिव आई कैप की तरफ है, मैंने आई कैप लिख दिया, ठीक है। वो तो सिर्फ पर्पस है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, नथिंग एल्स। जितने भी आज हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, जितने भी, उन सबको एक साथ एक डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग एक सर्कल बना लीजिए, मैं जिस वेक्टर का नाम लूंगा आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। जो पॉइंट मैं कहूंगा आप लोग उस पॉइंट को मार्क करते चले जाओगे। फाइन, सर्कल बन गया, सेंटर मार्क करो, सेंटर का नाम रखो ओ, हो गया जी। पार्टिकल मान लो किसी टाइम पे है एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, ठीक है। इसका ओपी आजकल बड़ा फेमस है शब्द, है ना। एटलीस्ट जो गेम्स खेलते हैं, है ना, फ्री फायर वगैरह, उनके लिए ओपी बड़ा ज्यादा चलता है। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो। ओवर पावर की कोई बात नहीं, यहाँ पे सब फुस हैं, है? हाँ जी। रेडियस वेक्टर कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से। जिस बच्चे ने पी के ऊपर एरो नहीं डाला जैसा मैंने डाला है, उसका ओपी वेक्टर बना ही नहीं, ठीक हो गया जी। उसके बाद मान लो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो, सर्कल के ऊपर एरो डालो टू रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हो गया। ओके जी। इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो एट पॉइंट पी, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी, ड्रॉ हो गया। ओके, ड्रॉ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर, पी पॉइंट से शुरू करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर पी पॉइंट पे, ठीक है। अगर दो कलर्स के पेन यूज कर रहे हो, जो कि एक अच्छा तरीका है नोट्स क्लास में बनाने का, तो इस तरह से बनाओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ड्रॉ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ओमेगा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ये अजम्पशन है मेरी, ओमेगा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अब ड्रॉ करो
सेंट्रीपिटल के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ आएगी? नीचे को आएगी। बहुत बढ़िया। अब ड्रॉ करो ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर ड्रॉ करो, ओमेगा वेक्टर अपने नोट्स के ऊपर ओमेगा वेक्टर ड्रॉ करो, किस तरफ आएगा? ओमेगा वेक्टर याद रखो एक्सियल वेक्टर है, ठीक है? तो मैं बहुत परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा बट काम चल जाएगा। तो ओमेगा ऊपर की तरफ आएगा, ये इधर को आएगा ओमेगा। ओके, व्हाट अबाउट अल्फा वेक्टर? क्योंकि ओमेगा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो अल्फा वेक्टर अपोजिट यानी कि नीचे को आएगा। तो ये रहेगा आपका अल्फा वेक्टर, ठीक है? तो हमने ये सारे वेक्टर्स, ये सारी टर्म्स आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे अभी पेंडिंग है, थ्योरी कवर हो गई है, बट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।